पूरी स्थिति को आप और बेहतर समझ सके, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जो कि इंचार्ज है एम्स कोविड सेंटर के, वो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ क्योंकि आपकी नजर से तमाम केसेस जा रहे होंगे एक के बाद एक जो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, जरा हमें समझाइए कि इस वक्त परिस्थिति आपकी नजर में दिल्ली में क्या है और एम्स के इस कोविड सेंटर में आपको किन परिस्थितियों का सामना पड़ता है, क्योंकि जो आप जैसा जानते हैं कि जो अच्छे आउटकम और बुरे आउटकम के बीच में अंतर सिर्फ इस बात से पड़ जाता है कि टाइमली ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं है। तो हम स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि जिनको भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, वो टाइमली ट्रीटमेंट के लिए आएँ और टाइमली एडमिट हों, क्योंकि जो सीरियस पेशेंट एक बार हो जाते हैं, ये वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, ऐसे बहुत से पेशेंट हमारे पास हैं, बहुत लंबे समय तक उनको बीमारी से लड़ना पड़ता है, जबकि टाइमली एडमिशन से जो है वो जल्दी रिकवरी होती है। तो इस समय सीरियस पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है और हम ये भी देख रहे हैं कि एक ही परिवार के बहुत से लोग, जो ट्रेंड पहले हमने नहीं देखा था, लगातार बहुत सारे लोग इकट्ठे फैमिली में संक्रमित होके आ रहे हैं। हम्म, क्या आपको वजह क्या दिखाई देती है डॉक्टर साहब? क्या लोग इतने महीने बीत जाने के बाद ये सोचने लगे कि ये बीमारी तो गई, लापरवाह हो हाँ, गए? आखिर क्यों दिल्ली में खास तौर पर कहां पर चूक हुई है? टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, कई चीजें थी जो सब कुछ की जा रही थी, कहां पर चूक हुई जिसकी वजह से दिल्ली में मामले इतने बढ़ गए? मुझे लगता है अंजना जी, ये सब प्री दिवाली में ही बढ़ा है, इन दी सेंस कि जो फेस्टिवल सीजन में जो लोगों ने एकदम से सारी की सारी एहतियात जो है वो बरतनी बंद कर दी। मार्केट्स में आपने देखा होगा बहुत सारे हॉटस्पॉट बन गए कि बहुत सारे दुकानदार और बहुत सारी मार्केट्स जो हैं वो एक कारण बन गई हैं। और उसके ऊपर से सर्दी और प्रदूषण, मुझे लगता है ये तीन फैक्टर हैं जिन्होंने एकदम से बहुत तेजी से इसे बढ़ाया है। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से लोग अब सर्दी बाहर होने से बाहर तो निकलना थोड़ा कम कर रहे हैं, या प्रदूषण की वजह से, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हर साल प्रदूषण की वजह से सर्दियों में तकलीफ हो जाती थी, खांसी हो जाती थी, जुकाम हो जाता था। और बहुत सारे लोग इनिशियली ये सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, ये कह के कि अरे मुझे तो हर साल हो जाता है। लेकिन उन्हें ये समझना पड़ेगा कि इस पैंडेमिक के टाइम में अगर किसी को भी बुखार और इसके साथ में खांसी या कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्पटम है, तो उनको कोविड टेस्ट कराना ही है। तो हम्म। मुझे लगता है ये तीनों चीजें जो है, भीड़-भाड़ होना मार्केट्स में, सर्दी और प्रदूषण, जी। यही 3 कारण है जिसकी वजह से जिस तरह से अभी परिवार में, घरों में और जिस तरह से समाज में बढ़ा है, वो एक उसका मेजर कारण मुझे लगता है। बिल्कुल, और इसीलिए हम चैनल पर भी बार बार लोगों को समझा रहे हैं डॉक्टर साहब कि अभी बीमारी गई नहीं है, वैक्सीन आने में भी अभी कुछ महीने हैं, बहुत जरूरी है सावधानी। लेकिन अभी जितने केसेस आ रहे हैं, मौत का आंकड़ा बुधवार में दिल्ली को 130 था, बीते दिन 98। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो कोरोना पेशेंट्स अभी किन वजहों से मर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा कारण क्या सामने आ रहे हैं? क्या लंग्स कोलैप्स करने की वजह से, क्या हार्ट फेलियर्स की वजह से मर रहे हैं, ब्लड क्लॉट्स की वजह से मर रहे हैं, निमोनिया केसेस ज्यादा हो रहे हैं? सबसे ज्यादा जो उसका मैनिफेस्टेशन है जिसकी वजह से जान जा रही है, वो क्या है आपकी नजर में? मुझे लगता है कि ये परिवर्तन अभी आया है। शुरू-शुरू में जब कोरोना शुरू हुआ था और हमारे आईसीयू में जो पेशेंट्स आते थे, उस समय पे ये ब्लड क्लॉट्स का, ब्लीडिंग का और कैंसर्स के पेशेंट्स बहुत थे जो अफ़ेक्ट हो रहे थे। इस समय जो सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रही है, वो निमोनिया की वजह से हो रही हैं। कोविड निमोनिया, जिसकी वजह से या तो इन्वेसिव वेंटिलेशन या फिर वेंटिलेटर पे उनको रखना पड़ता है, और वो पेशेंट्स जो है उनको भरसक प्रयास के बावजूद भी, सब कोशिशों के बाद भी उनमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस समय जो मुझे ये लगता है कि जो हमारे पास केसेज़ हैं सबसे ज़्यादा, उनमें कोविड निमोनिया ही मृत्यु का कारण इस समय मुख्य रूप से है। आपने कहा कोविड निमोनिया की वजह से ज्यादा लोग मर रहे हैं, क्या निमोनिया के कुछ ऐसे शॉट्स हैं, वैक्सीन हैं जो लोग ले रहे हैं या आप लोग बता रहे हैं, या उसके बारे में अगर कुछ आप स्पेसिफिकली हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, कोविड में बीमारी में अपने आप से ही निमोनिया होता है, लेकिन हम ये ज़रूर एडवाइस करेंगे कि इस समय में जो लोग हैं, फ्लू की वैक्सीन जो शॉट है वो ज़रूर लगवा लें, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है कि इस समय हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि जो पैंडेमिक के अलावा कोई भी और चीज़ जो है वो इस समय खतरे का कारण बन जाए। कोविड अपने आप में ही निमोनिया करता ही है, सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर
उसमें जितनी भी ट्रीटमेंट है, चाहे वो हम स्टेरॉइड की बात करें या रेमडेसिविर की बात करें, वो अगर समय रहते शुरू करने में, यानी कि जब पेशेंट को जस्ट ऑक्सीजन की डिमांड शुरू ही हुई है, उसी समय पे अगर तुरंत ये ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए, तो वो सबसे अच्छा बचाव है। एक बार जब बीमारी बढ़ जाती है, तो उसके बाद ये सब ट्रीटमेंट जो हमारे पास अवेलेबल हैं, ये सब बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती हैं। तब सिर्फ वेंटिलेशन करना, पेशेंट को प्रोन लिटाना, उल्टा लिटाना और आईसीयू केयर करना, सब चीज़ मैनेज करने पे ही सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन शुरू से जो मैं बार-बार यही कहना चाहूँगा कि टाइमली ट्रीटमेंट जो है, जो करेक्ट टाइम पे मेडिकल असिस्टेंस लेना, मेडिकल हेल्प लेना, टाइमली एडमिट हो जाना, मुझे लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ ठीक है। है इसमें इसी पर डॉक्टर से साहब मेरा सवाल ट्रीटमेंट के है लिए। जी यही सवाल भी है मेरा। आप कह रहे हैं कि सही टाइम पर ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। देखिए, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस रख रही हूँ जिससे दर्शकों को जरा इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि अभी मन में सबसे ज्यादा डर यही होता है कि लोग सुन रहे हैं कि कई लोगों को बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते और अचानक फिर उनका कोलैप्स हो जाता है, डेथ। कैसे पता चले कि आप में ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम हुई है, या निमोनिया तो शायद मैनिफेस्ट भी कर जाए, दिख जाए। कैसे किसी को जानकारी होगी कि वो अंदर ही अंदर उसकी बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं जिसकी वजह से उसे डॉक्टर के पास फौरन जाना चाहिए? जी देखिए, ऐसा है, इसीलिए जो जब भी ऐसी कोई बीमारी होती है जो पूरी जनसंख्या को अफेक्ट करती है, तो हमें एक हाई रिस्क की अप्रोच लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो इसमें से जो आप जैसे आप जानते हैं कि जो यंग पेशेंट होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं, कई बार उनको कोई इन्फेक्शन ही नहीं होती है। जब एक बीमारी ऑलमोस्ट हमारी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को अफेक्ट करती है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि किन लोगों में उसकी जान जाने का सबसे ज़्यादा खतरा है। तो इसलिए हम वहाँ से शुरू करते हैं कि जो लोग बुज़ुर्ग हैं, जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग हैं जिनको कि लंग्स में पहले से कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट जो किडनी डिसीज़ के पेशेंट हैं, पेशेंट जो जिनको कोई कैंसर्स हैं, ऐसे लोग अक्सर इनसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो ये रिस्क सर्टिफ़िकेशन है, जिसमें कि हम रिस्क देख के पेशेंट को जल्दी हॉस्पिटल में ले लेते हैं, उसके बाद उनके जो सब जाँच किए जाते हैं। अगर आप घर पे भी आप हैं और हाई रिस्क हैं, तो आपको वो सब टेस्ट कराने पड़ेंगे, जिन टेस्ट से हमें ये पता ठीक है। लगता है कि आपकी बॉडी में कितनी इन्फ्लेमेशन चल रही है, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। जिनको हम एडमिट करते हैं, उनके चेस्ट एक्स-रे करने से ग्रॉसली पता लगता है, लेकिन सीटी स्कैन करने से काफ़ी हद तक ये पता लग जाता है जी कि लंग्स में कितना डैमेज है। जी उसके साथ में जो क्लिनिकल पिक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जी। मुझे ये पूछे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर किसी में नोट करने की बात है, तो वो ऑक्सीजन सैचुरेशन है। हम्म। अगर सैचुरेशन ड्रॉप करने लगती है, तो तुरंत ऐसे पेशेंट को ना सिर्फ बिल्कुल सर। हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, जी अगर आपको ऑक्सीजन थेरेपी चाहिए तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी चाहिए, और उसके बिल्कुल। साथ में आपको स्टीरॉयड और रेमडेसिविर जैसी दवाइयाँ जो है तुरंत शुरू करने की अत्यंत जी आवश्यकता है। तो जो जी आपने बात कही कैसे पता लगे, वो पहले तो क्लिनिकली रिस्क फैक्टर से, और बाद में हम सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट से इस बात का पता लगाते हैं कि किसमें कितना रिस्क है। जी कई बार हाँ, कई कुछ पेशेंट्स में अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, जी लेकिन सर। सीटी स्कैन में माइल्ड टू मॉडरेट चेंजेस हैं, तो कई बार हम लोग ब्लड टेस्ट से मॉनिटर करते हैं, क्योंकि अननेसेसरीली भी मैंने देखा है बहुत से लोग हॉस्पिटल नहीं जाना ये चाहते, तो तमाम घर पे ही डिसीजंस तो स्टेरॉयड लेना। डॉक्टर्स के हैं। जी बिल्कुल सर, ये तमाम डिसीजंस तो डॉक्टर्स के हैं, लेकिन जो आपने बताया है कि ये ट्रिगर्स या ऐसा कुछ भी आप नोट करें तो इसको गंभीरता से लीजिए, हल्के में लेने की चीज नहीं है, और सावधानी तो सबसे बड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।